पार्वती और बल्लू बाजार में एक खुली जगह पर अपना साइकिल ढाबा लगा लेते हैं और पार्वती आवाज लगाने लगती है, आइए आइए, पार्वती और बल्लू के साइकिल ढाबे पर आइए, 20 रुपए में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना खाइए। पार्वती जैसे ही आवाज लगाती है, कुछ लोग उसके साइकिल ढाबे पर इकट्ठा होने लगते हैं। खाने में क्या क्या मिलेगा? दाल, चावल और रोटी मिलेगी साहब। ठीक है, 1 प्लेट दे दो। पार्वती खाने की प्लेट लगाती और बल्लू ग्राहकों को प्लेट पकड़ाता। बल्लू खाना पकड़ाने के साथ साथ लोगों को अटपटे करतब भी दिखाता जाता। ढाबा आ गया राजू, थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। हाँ चलो रंगा उस्ताद, पेट पूजा तो करनी ही है। ये कहकर वे दोनों ढाबे में आकर खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। अरे सुनो भाई ढाबे वाले। रंगा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि तभी वहाँ एक बंदर आकर खड़ा हो जाता है। अरे बंदर, इस ढाबे का वेटर लगता है उस्ताद। कहिए क्या खाना है, सादा खाना या फिर कमाल का खाना? बल्लू सब लाएगा। अबे सादा क्यों बल्लू, कमाल का खाना पेश कर, कमाल का, जी भर कर खाएंगे। बल्लू बंदर महेश के ढाबे की खास रौनक था और महेश के अधिकांश काम वही करता था। साथ ही बल्लू के कारण ढाबे पर आने वाले ग्राहकों का अच्छा मनोरंजन हो जाता था। वाह भाई वाह, मजा आ गया। आपके ढाबे का खाना तो वाकई कमाल है, पर उससे भी बड़ा कमाल है ये बल्लू बंदर। बल्लू तो हमारे ढाबे का रौनक है साहब। हाँ भाई ठीक कहते हो। महेश का ढाबा अच्छा चल रहा था और वो अपनी पत्नी पार्वती से हमेशा कहता था, अरे पार्वती, तुम भी मुझसे खाना बनाना सीख लो। खाना बनाना भी एक खास हुनर होता है। तभी महेश की माँ गायत्री कहती है, और ये हुनर औरत में तो होना ही चाहिए बहू। ठीक है माँ जी, आप भी यही चाहती है तो फिर मैं कैसे मना कर सकती हूँ। महेश और गायत्री की प्रेरणा से पार्वती तरह तरह का खाना बनाना सीख जाती है और फिर महेश के ढाबे में खाना बनाने में हाथ बटाना शुरू कर देती है। वाह, खोया कोफ्ता, खुशबू तो बड़ी अच्छी है। अजी देखना, स्वाद भी लाजवाब ही होगा। लोग उंगलियां चाटते ना रह जाए तो मेरा नाम पार्वती नहीं। पार्वती का बनाया खाना सबको बहुत पसंद आता है और महेश के ढाबे का काम पहले से भी अच्छा चलने लगता है। मगर फिर अचानक ही महेश बीमार पड़ जाता है और उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है। पार्वती, अब हमारे ढाबे का क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, बल्लू ढाबे को संभाल तो रहे हैं। पार्वती ठीक कह रही है बेटा, तू ढाबे की चिंता छोड़कर अपनी सेहत पर ध्यान दे। पार्वती बल्लू की मदद से ढाबे को अच्छे से चला रही थी। ढाबे पर खाना खाने वाले ग्राहकों की भीड़ भी लगी रहती थी। मगर तभी एक नई विपदा सिर पर आन पड़ी। एक दिन अचानक ही महेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। देखिए, हमें इनके ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसमें लाखों का खर्च आएगा। लाखों की बात सुनकर पार्वती और गायत्री का कलेजा बैठ जाता है। वे पैसे का इंतजाम करने के लिए मजबूर होकर अपना ढाबा बेच देती है और फिर सारा पैसा महेश के इलाज पर खर्च हो जाता है। पार्वती बेटा, जो भी हमारे पास था वो सब तो महेश के इलाज में चला गया। अब कैसे गुजारा होगा भला? माँ जी, ये ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद महेश ठीक हो जाता है और डॉक्टर उसे अस्पताल से छुट्टी देते हुए पार्वती से कहता है, देखिए, इनको 6 महीने तक कोई भी मेहनत का काम नहीं करना है और रेगुलर दवाइयाँ भी खानी है। ये कहकर डॉक्टर महेश को अस्पताल से छुट्टी दे देता है और पार्वती पर संकट आते रहते हैं। कुछ दिन बाद घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। अब क्या करे बहू, घर में खाने के लाले और ऊपर से महेश की दवा का खर्च कहाँ से पूरा पटेगा। आप चिंता न करें माँ जी, मैं कोई काम करूँगी और सब ठीक हो जाएगा। पार्वती खूब सोच विचार करके साइकिल पर खाना बेचने का फैसला करती है। उसके पास कुछ पैसे बचे थे। वो उन्हीं पैसों से कुछ चावल, दाल, आटा खरीद कर खाना बनाती है और उसे साइकिल पर सजा लेती है। बहू, ईश्वर करे तेरा साइकिल ढाबा अच्छी तरह बरकत दे बेटी। आप चिंता ना करें माँ जी, बस उनका ख्याल रखिएगा क्योंकि बल्लू भी अब मेरे ही साथ रहेगा। ये तो और भी अच्छी बात है, हमारा बल्लू तो बड़ा समझदार है बेटी, इससे तुझे बड़ी मदद मिलेगी। पार्वती और बल्लू बाजार में एक खुली जगह पर अपना साइकिल ढाबा लगा लेते हैं और पार्वती आवाज लगाने लगती है, आइए आइए, पार्वती और बल्लू के साइकिल ढाबे पर आइए, 20 रुपए में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना खाइए। पार्वती जैसे ही आवाज लगाती है, कुछ लोग उसके साइकिल ढाबे पर इकट्ठा। खाने में क्या क्या मिलेगा?
दाल, चावल और रोटी मिलेगी साहब। ठीक है, एक प्लेट दे दो। पार्वती खाने की प्लेट लगाती और बल्लू ग्राहकों को प्लेट पकड़ाता। बल्लू खाना पकड़ाने के साथ साथ लोगों को अटपटे करतब भी दिखाता जाता। वो कभी नाचने लगता तो कभी तरह तरह के मुंह बनाने लगता। उसके ये करतब देखकर लोगों को बड़ा मजा आता और वे बंदर के हाथों से खाना खाने के लिए उत्सुक हो उठते। ला भाई ला, हाथों से पहली बार खाने का मौका मिला है। कमाल का बंदर है, देखो तो कैसे काम कर रहा है। खाने के स्वाद और बल्लू के मनोरंजन के कारण पार्वती का सारा खाना कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है। अरे वाह बल्लू बेटा, ये तो कमाल ही हो गया। तेरे साथ आने से तो सारा खाना फटाफट बिक गया। कल से डबल खाना बनाकर लाएंगे। अगले दिन पार्वती डबल खाना बनाकर लाती है तो वो भी कुछ ही घंटों में बिक जाता है। फिर तो रोज ही ऐसा होने लगता है। बल्लू के मनोरंजन और पार्वती के लजीज खाने के चलते कुछ ही दिनों में पार्वती का ढाबा शहर भर में लोकप्रिय होने लगता है। अमीर गरीब सब उसके खाने का स्वाद चखने के लिए दूर दूर से चलकर आने लगते हैं। ऐसा सस्ता और स्वादिष्ट खाना साथ में बंदर का मनोरंजन तो बड़े बड़े होटलों में भी नसीब ना होगा दोस्तों। तूने बिल्कुल ठीक कहा भाई, देखना एक दिन ये गरीब ढाबे वाली जरूर कामयाब होगी। उनकी ये भविष्यवाणी जल्दी ही सच हो जाती है। धीरे धीरे सोशल मीडिया और टीवी वालों का ध्यान पार्वती और बल्लू के साइकिल ढाबे की तरफ जाता है और वे उसके ढाबे पर मंडराने लगते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपको ये ढाबा बनाने का यूनिक आइडिया कहाँ से मिला? गरीबी और मजबूरी से आया भाई। और ये बंदर? ये बंदर हमारे प्यार और अपनेपन का फल है भाई। वाह वाह, क्या अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। कुछ समय और बीत जाता है। इस बीच पार्वती का साइकिल ढाबा शहर का मशहूर स्ट्रीट फूड पॉइंट बन जाता है और उसकी कमाई दिनों दिन बढ़ती जाती है। माँ जी, ईश्वर की कृपा से अब हमारी कमाई महेश के ढाबे से भी कई गुना ज्यादा हो रही है। हाँ बेटा हाँ, ये सब तो तेरी मेहनत का फल है। मेरी मेहनत के साथ साथ इस बल्लू की मेहनत का फल भी कहिए माँ जी। ये साथ ना देता तो शायद मैं यहाँ तक कभी ना पहुँच पाती। ये सुनकर गायत्री बल्लू को बहुत आशीष देती है। फिर कुछ दिन बाद महेश ठीक हो जाता है और पार्वती के साइकिल ढाबे की कमाई से वो दोबारा एक नया और शानदार ढाबा बनाता है। महेश अपने इस ढाबे का नाम पार्वती और बल्लू का साइकिल ढाबा रखता है। बहू, अचार ले लो अचार, सास की तरह तीखा, ननद की तरह मसालेदार। एक बार खाकर देखो, बनाओ खाना लज्जतदार। अचार ले लो अचार। अरे इंद्राणी, मेरा बेटा अमेरिका से आया है पर तेरे पिछले साल के कटहल के अचार का स्वाद नहीं भूला। लो जी कर लो बात, यूं ही भूल गए तो फिर इंद्राणी के अचार में मजा ही क्या। मैंने भी तो कटहल का अचार डाला है, मयंक से कहो मेरे हाथ का भी चक्कर देखे। अरे नाना गीता, ऐसी कोई बात ना है, मैंने तो खुद ही कटहल का अचार बनाया है। लेकिन ये मयंक है ना, उसे किसी के हाथ का अचार अच्छा ही नहीं लगता। दैया रे दैया, वारे हमरे मयंक भैया। अरे एक दो दिन में अचार भिजवा दूंगी, कह देना उससे इंद्राणी चाची के होते चटकारे लेने में कमी ना होगी। सुरभि की पड़ोसन गीता अपने पति से कहती है, अपनी बेटी के लिए मयंक का रिश्ता बहुत अच्छा है जी, जाना सुना लड़का है और कोई मांग भी नहीं। अरे मयंक कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में जनरल मैनेजर है। वो भला मध्य वर्गीय लड़की से शादी क्यों करेगा? अरे मोरी मैया, इसका मतलब तुमने अब तक अपनी पत्नी को समझा ही नहीं। इस मयंक को तो मैं अपना ही दामाद बनाऊंगी। हाँ। अगले दिन इंद्राणी अपनी बेटी स्मृति के हाथ अचार भिजवाती है। स्मृति काफी खूबसूरत और पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की होती है। अरे ये तो बहुत सुंदर है, इसका पत्ता काटना होगा वरना रागनी का पत्ता ही कट जाएगा। अरे कहाँ जा रही हो? माँ ने अचार भिजवाया था काकी, वही देने जा रही हूँ। अच्छा ला ला, मैं दे दूंगी, मुझे